राम राम किसान भाई बहनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर आपकी होस्ट दोस्त पूजा आपका तहे दिल से स्वागत करती है। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम पुनः आपके लिए लेकर आ गए हैं जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। किसान भाइयों, हम हमेशा आपके पास आते हैं और साथ ही साथ एक विशेषज्ञ को लाते हैं एक नए विषय के साथ, जो आपको सही और सटीक जानकारी देकर आपको बेहतर कृषि करने में मदद करते हैं। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फसल की जो किसानों की आय और चीनी उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। जी हाँ, शरतकालीन गन्ना। फरवरी का जो महीना है वो गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही बेहद ही निर्णायक होता है, बहुत जरूरी होता है और इसी समय भी किया जाता है संतुलित पोषण प्रबंधन। तो किस तरह से ये संतुलित पोषण प्रबंधन किया जाता है, आगे चलकर कैसे उपज, मोटाई और रिकवरी को तय किया जाता है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो है श्री विक्रम सिंह जी। आप है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार पूजा जी, सभी श्रोताओं को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज विक्रम जी आप और हम जानेंगे कि फरवरी के शरतकालीन गन्ने के बारे में, जिसमें कि संतुलित पोषण से बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। इस पर बहुत सारी जानकारियां हम आपसे चाहते हैं कि फरवरी माह में गन्ने की फसल को किस तरह सही पोषण देकर बहुत अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। कैसा विषय है ये बताइए, आपको कैसा लगा? पहली बात तो गन्ने को सुनते ही सार मिठास से आ जाती है और जहाँ से मैं रहने वाला हूँ वो तो पूरा एरिया ही अपना गन्ने का है। बिल्कुल, तो मिठास से भरा हुआ। हाँ, मिठास से भरा हुआ। और गन्ने से ही जितनी भी मीठी चीजें बनती है वो ज्यादातर गन्ने से ही बनती है। तो ये विषय भी अच्छा है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गन्ने का भी बहुत बड़ा मेन रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, आपसे जानकारियां लेना भी शुरू करते हैं। सबसे पहले विक्रम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शरतकालीन गन्ने का किसानों के जीवन में और उनकी आर्थिक स्थिरता में भी क्या महत्वपूर्ण महत्व है? जैसे कि शरतकालीन गन्ना जो है, जिसे हम ऑटम गन्ना भी बोलते हैं, इसकी बुआई सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक किसान इसकी बुआई करते हैं और इस गन्ने के लगाने के बाद में इसकी उपज भी देखा जाए जो आम गन्ना लगाते हैं 25 से 30% ज्यादा मिलती है, अगर हम इसका अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं। और साथ में सह फसली यानी कि कोई भी इंटर क्रॉप हम इसके साथ में ले सकते हैं। और गन्ने का जैसे देखा जाए, गन्ने से चीनी बनती है, मिठाइयों में चीनी का प्रयोग किया जाता है। गन्ने का जो आज के टाइम में बायोफ्यूल है उसमें भी एथेनॉल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, गुड़ बनता है। तो ये सारी चीजें बनती है और आपको जितना अच्छा गन्ना आप पैदा कर लोगे कहीं ना कहीं वो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारता है। और देखा भी होगा, जैसे वेस्टर्न यूपी है या जो भी अच्छे किसान हैं गन्ने की खेती करते हैं, 10 साल या 15 साल पीछे जाएं जब से, और अब में काफी आर्थिक स्थिति सुधरी भी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ऐसे में विक्रम जी, फरवरी के महीने में शरतकालीन गन्ने के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन इतना आवश्यक क्यों माना जाता है? इस समय में गन्ने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो अति महत्वपूर्ण भी हैं? कृपया ये जानकारी भी हमें दीजिए। जैसा कि पूजा जी, हम गन्ने की बुआई सितंबर में या अक्टूबर में कर देते हैं। उसके बाद में 2 महीने हमारे इधर सर्दी के आ जाते हैं, जिसमें जो हम फर्टिलाइजर मिट्टी में देते हैं वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में चला जाता है, पौधा ले नहीं पाता। उसके बाद में फरवरी का महीना स्टार्ट होता है और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि गन्ने की फसल है, उसको जो अच्छी ग्रोथ के लिए 15 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होगा और 25 से 30 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। और ये जो स्टार्टिंग है वो फरवरी से स्टार्ट होगी और उस टाइम पे देखते भी हैं हमारा जो दिन है उसका भी टाइम बढ़ जाता है, सूरज निकलता है जिससे सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। और जितना अच्छा उस टाइम पे हम फर्टिलाइजर अपने गन्ने की फसल को देंगे वो कहीं ना कहीं हमारी उपज बढ़ाने में सहयोग करता है। जो भी हम पहले दिए हुए होते हैं उस पीरियड में और उस पीरियड में 4 से 5 महीने का गैप भी हो जाता है, तो हमारी गन्ने की फसल को एक अच्छा पोषण चाहिए होता है। हम गन्ने की जो बुआई करते हैं ओटम की,
पहले तो हम ऑटम में सबसे पहले जो फर्टिलाइजर डालते भी हैं उसमें डीएपी अपना 50 किलो डालते हैं, एसओपी डालते हैं 50 किलो, साथ में सल्फर 5 किलो और यूरिया 25 किलो और साथ में 11 मिला कॉम्प्लेक्स। इसको लगाने के बाद में हम इसकी बुआई कर देते हैं और जो फिर फरवरी के महीने में ही हम इसको एक अच्छी डोज देते हैं, जिससे गन्ने की अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत सही। तो ऐसे में अगर किसान केवल नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करे तो इसके क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? पूजा जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली किसान के माइंड में क्या रहता है कि हम यूरिया डालते रहे, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है और मैक्सिमम किसान यूरिया को ही एक ऐसा फर्टिलाइजर सोचते हैं कि वो सभी पूर्ति कर देते हैं। यूरिया जितनी जरूरत है हमें देना चाहिए, पर हम जो फालतू में डाल देंगे या पौधे की रिक्वायरमेंट से ज्यादा डाल लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिया का मेन काम क्या है? जो भी हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया का मेन काम होता है उसमें ग्रीनरी देना, यानी कि हरापन देना, जो क्लोरोफिल होता है। दूसरा, पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन देना जरूरी होता है, पर जब हम ज्यादा यूरिया देखते हैं ना तो उसकी ग्रोथ एकदम से चल पड़ती है और जो भी हमारा लिविंग चीजें होती है, जिंदा चीजें हैं, वो सेल टू सेल यानी कि कोशिकाओं के द्वारा बनती है। और जब आपकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी बनेगी तो उनके बीच में गैप आना चालू हो जाएगा और जो कोशिकाओं के बीच में गैप रहता है मन से बीमारी आने के चांस बढ़ जाते हैं। और जब हमारी फसल ज्यादा हरी रहेगी और उसके कोशिकाओं के बीच में गैप रहेगा तो बीमारी ज्यादा आपके फसल में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी फसल फायदे की जगह लॉस में जा सकती है। तो हमें उतना ही नाइट्रोजन देना चाहिए जितनी हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है। इसी तर्ज पे हम जो भी बात करते हैं संतुलित पोषण की बात करते हैं और संतुलित ही पोषण हमें अपनी फसल को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गन्ने में ही कोई भी फसल है, जितनी उसकी जरूरत है उसके अनुसार अपना फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छी फसल ले सकते हैं। यानी कि संतुलित एनपीके न देने से गन्ने की बढ़वार और उपज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या मैं सही हूँ? जैसे कि हम संतुलित एनपीके देंगे तो हमारी फसल पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम नाइट्रोजन ही ज्यादा देंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, एनपीके में 3 खाद होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हम उसे संतुलित मात्रा में देंगे, ये मुख्य पोषक तत्व भी होंगे। तो नाइट्रोजन का काम फसल को हरियाली देना, उसको बढ़ाना। फास्फोरस हम जो दे रहे हैं, फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छा होता है और जितनी अच्छी जड़ें बनेगी उतना ही हमारे जो कल्ले बोलते हैं हम स्टार्टिंग के लिए, जितने अच्छे कल्ले बन के आते हैं वही अच्छा गन्ने बनता है। और पोटास गन्ने की मोटाई, उसका जो मोटाई का क्वालिटी बनाने का काम पोटास करता है, तो इसीलिए हमें संतुलित पोषण पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में विक्रम जी ये भी बताइए कि गन्ने की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को किसान हमारे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि खेत में दिखाई देने वाले सामान्य लक्षण ये भी जानना जरूरी है और उनके व्यवहारिक समाधान को भी हमारे किसान भाई बहनों को जानना जरूरी है। तो कैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को किसान पहचाने? जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें किसी पोषण की कमी होगी तो वो कहीं ना कहीं हमें पत्ती पे या गन्ने की मोटाई पे वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं बताया था 17 न्यूट्रिशन चाहिए। 17 न्यूट्रिशन में 3 मुख्य हो गए अपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। उसके अलावा 3 हमें वायुमंडल से फ्री में मिल जाते हैं, जिनका मेन रोल रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो बचे हुए हैं वे अपने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा जो चाहिए हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होती है। जैसे मुख्य पोषक तत्व हम अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं, जैसे कोई हम डीएपी ही डाल रहे हैं तो डीएपी का बोरा ही डाला जाता है 50 किलो 70 किलो, इस टाइप से हम पर एकड़ में यूज करते ही हैं। यूरिया है उसका भी हम अच्छी क्वांटिटी में ही यूज करते हैं। पोटास है वो भी अच्छी क्वांटिटी में जाता है। पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे सूक्ष्म जुड़ा हुआ है तो उसकी मात्रा भी थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है। जैसे हम कोई सब्जी भी बनाते हैं ना तो उसमें जितना अच्छा आप मसाले डालोगे, जितना अच्छा क्वालिटी वाली चीजें डालोगे तो उतनी अच्छी सब्जी बन के आती है। होता क्या है, किसान भाई अपनी फसल में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, डीएपी ही डालते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो जागरूक किसान होगा वो पोटास तक चला जाता है। सल्फर के लिए भी जो हमारे रिटेलर बंधु हैं या कोई किसी के गाइडेंस के अनुसार फार्मर डाल लेता है,
पर उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो नहीं डाल पाता। हर अपने जितने भी न्यूट्रिशन है उनका कहीं ना कहीं हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हीं के अनुसार जो भी 17 न्यूट्रिशन है उसके बाद वही न्यूट्रिशन आपका एमिनो एसिड, विटामिन, प्रोटीन, साइटोकाइंस, ये सारी चीजें बनाते हैं। और अगर इनमें किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व पूरा नहीं होगा तो ये चीजें बनेगी ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, मार्केट से कहीं एमिनो एसिड का स्प्रे मारते हैं लाके, कहीं दूसरे जैव उत्पाद यूज करते हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो जाए। जब हम उसे अच्छा न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे, उन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पर जब हम अपना संतुलित भोजन देंगे तो उससे उनकी भी जरूरत नहीं होगी। जैसे कि हमारा यूरिया, हम नाइट्रोजन की कमी में पौधे में जो नीचे की पत्ती होती है वो पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। नीचे की पत्ती पीली पड़ेगी, जब आपको पीलापन दिखाई दे रहा है नीचे की पत्तियों में, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। फास्फोरस की कमी में बैंगनी कलर की पत्तियां हो जाती है, और बैंगनी कलर दिखेगा तो कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी होगी। इसी तरीके से पोटास की कमी में जो पत्तियां होती है वो साइड से पीली पड़ती हुई चलेगी, इसकी कमी में ये रहता है। सल्फर में आपका जो पौधे की पत्तियां हैं वो साइड से पीली पड़ती है और धारियां सी बनती हुई दिखाई देगी, ये सल्फर की कमी में होता है। और कैल्शियम में जो ऊपर की पत्ती होती है वो सुकड़ी वही दिखाई देती है। और इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो बीच की विंग होती है वो हरी रहती है और साइड से पीलापन आ जाता है। तो इसी तरीके से हम हर पोषक तत्व की कमी को देख सकते हैं कि किस पत्ती पे जो आपके धब्बे आ रहे हैं, किस टाइप का कलर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम पहचान कर सकते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी होंगे उनकी कमी होगी वो ऊपर की पत्तियों में दिखाई देती है, और जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो पत्तियों के नीचे की पत्तियों में ज्यादा दिखाई देती है। और जो हम गौण यानी कि सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक और ये आपका ये मीडियम पत्तियों पे कहीं ना कहीं इनका असर दिखाई देता है। यानी कि श्रोताओं, अभी हम विक्रम जी से ये जान रहे हैं कि चर्चा भी यही हो रही है कि शरतकालीन गन्ना जो है वो किसानों की आय का एक मजबूत आधार है। खासकर फरवरी का ये जो महीना है ये गन्ने की तेज बढ़वार का भी समय होता है, और इसी दौरान किया गया संतुलित पोषण आगे चलकर पूरी फसल की दिशा को तय करता है। केवल नाइट्रोजन पर निर्भर रहना कई बार नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि फसल को इस समय पर फास्फोरस और पोटाश जैसे अन्य पोषक तत्वों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जैसे बाकियों की होती है। तो संतुलित एनपीके के बिना न तो गन्ने की बढ़वार सही होती है और न ही उपज और गुणवत्ता वैसी मिल पाती है जैसे कि हमारे किसान अपेक्षा करते हैं। और यही आज हमारे इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम जो है किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, इसमें हमारे विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। आप सभी को हम दोहराकर बताना चाहते हैं कि ये खास कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। आप हमारे सभी रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 को रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 पर हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। और अगर कभी मिस हो जाता है, रह जाता है सुनना, तो पुनः प्रसारण आप ठीक 12 बजे अगले दिन सुन सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि YouTube पर भी हमारे सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी राय भी संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम वहां अपलोड किए जाते हैं हमारे YouTube पेज 90.4 आगरा की आवाज पर। आप जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी सलाह, अपनी राय, अपने प्रश्न या कुछ भी आप हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं, संदेश के माध्यम से जैसे लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, हम भी वैसे विषय लेकर आ रहे हैं आप तक, ऐसे ही आप भी हमें लगातार फीडबैक देते रहिए। तो विक्रम जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है। आज हम जान रहे हैं कि फरवरी में शरतकालीन गन्ना संतुलित पोषण से कैसे बेहतर उपज इससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे ही चुके हैं, लेकिन अब एक अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है मिट्टी यानी मृदा से जुड़ा हुआ। मृदा परीक्षण के आधार पर खाद प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? किसान मिट्टी की जांच रिपोर्ट को समझकर उसी के अनुसार उर्वरकों का चयन कैसे कर सकता है? कृपया इसके बारे में जानकारी दें। सबसे पहले तो जो भी हम फसल लेने जाते हैं अपनी खेत में, या मिट्टी जो भी हम फसल का उसमें प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप की हमारी मिट्टी है। तो सबसे पहले जब मिट्टी के बारे में हमें जो जानकारी देती है वो मिट्टी की जांच ही बता पाती है कि इसमें
कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा है, किसकी कमी है, और इसमें इसका जीवांश कार्बन कितना है, मिट्टी का पीएच कितना है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाए। मिट्टी की जांच का फायदा एक तो आपको ये हो जाएगा कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में देना है, और जब आपको पहले से ही उसके बारे में सही जानकारी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी पैदावार सारी अच्छा ले सकते हैं। अगर किसी वजह से मिट्टी का पीएच हायर साइड में है तो ये आपको भी पता है, जब मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर जाता है तो कुछ न्यूट्रिशन एक्टिव नहीं रहते, यानी कि जो मिट्टी में डालते हैं पौधा उससे ले ही नहीं पाता। तो उससे जब हमारी मिट्टी की जांच हो जाएगी तो हम अपना मिट्टी का पीएच, पानी का पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे जो भी हम न्यूट्रिशन मिट्टी में दे रहे हैं पौधा उसे लेना स्टार्ट कर देता है। तो मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले तो आपके पास में जब आपका खेत खाली हो उसी टाइम पे हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, और जो फसल हम लेने जा रहे हैं उसके आपके पास में क्रॉप रूट मैप पहले से ही हो तो ज्यादा अच्छा है। बाद में या बीच में मिट्टी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप जब फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो मिट्टी की जांच पहले ही करवा लें, और मिट्टी भी आप अपने खेत में 8 से 10 जगह से ले। तो अपने जो 4 कोने होते हैं वो तो लेना ही है, और बीच में से भी हमें 5-6 जगह से मिट्टी लेनी है। अपना जो मिट्टी लेने का तरीका होता है वो वी शेप में अपना गड्ढा बनाना है, और ऊपर की परत को उतार के एक तसले में उसे इकट्ठी कर लेनी है। जो भी 10-12 जगह से मिट्टी ले रहे हैं और उसे अच्छे से मिला लेना है। मिट्टी को आमने सामने से काटते चले जाएं जब तक वो 200 से 250 ग्राम मिट्टी नहीं बचती, और उस मिट्टी को एक अच्छे साफ सुथरे पॉलीथीन में ले और पॉलीथीन में पैक करके दूसरी पॉलीथीन में अपना खेत का नाम नंबर लिख के मिट्टी की जांच करवाएं। और मिट्टी की जांच भी आप अच्छे सेंटर से करवाएं जहाँ पे अच्छी रिपोर्ट मिले, जिससे आपको देखने में भी अच्छी सुविधा रहे। इसके लिए यारा भी आपकी मिट्टी जांच करवाती है, यारा फर्टिलाइजर। इनके पास भी बबराला में एक अच्छी लैब है, और वो आपके जितने भी मुख्य पोषक तत्व हैं, उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, पीएच है, जीवांश कार्बन है, वो सारी रिपोर्ट उसमें मिल जाती है। तो आप जो भी यारा का क्रॉप न्यूट्रिशन YCNC सेंटर है वहाँ पे अपनी मिट्टी दे सकते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले मिट्टी की जांच करवाएं और तभी अपने खेत में गन्ने की बुआई करें। आप भी जानते हैं, जो भी हम एडवांस फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें 5 चीजों का पता होना चाहिए। अगर हम 5 चीज अपनी फार्मिंग में अप्लाई नहीं करते तो हम अच्छी पैदावार ले ही नहीं सकते। तो 5 एडवांस रूल। पहला, बीज अच्छा होना चाहिए। अगर बीज अच्छा नहीं है तो आप अच्छी पैदावार ले ही नहीं सकते, चाहे आप उसे शरदकालीन में बुआई कर दें, चाहे मार्च में कर दें, या आप किसी भी टाइम पे कर लो तो अच्छी पैदावार आएगी ही नहीं। सबसे पहले तो हमें सीड का सिलेक्शन होना जरूरी है। सीड में ध्यान रखें, जो भी हम सीड की बुआई कर रहे हैं उसमें पहले से कोई बीमारी ना हो। अगर बीमार सीड आपने बिजाई किया तो वो बीमारी आपके दूसरी फसल में आएगी, और हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो काफी हद तक आपकी फसल को नष्ट कर सकती है। ये देखने के लिए भी मिला है कुछ सालों में 0238 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, वो बीमारी की वजह से कुछ एरिया से समाप्ति होगी, और उसकी जो पैदावार थी उसकी पैदावार के बराबर में अभी तक हम कोई वैरायटी भी नहीं ला पाए। किसान भाइयों, ऐसा भी ना करें कि हम सीड को ही बुआई करते रहे और अपना खेत भी खराब करते रहे। दूसरा, जो हम आज पोषण प्रबंधन की बात कर रहे हैं, पोषण प्रबंधन भी संतुलित ही होना चाहिए। जितनी जरूरत है उसके अनुसार करते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा, जो इरिगेशन यानी कि सिंचाई प्रबंधन, कुछ किसान भाई सिंचाई में भी देखते हैं कि पानी को ज्यादा भराव कर देते हैं गन्ने की फसल में भी। तो कभी भी गन्ने में भी ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, हल्की सिंचाई रखें और सभी को अच्छे से पानी मिल जाए और लंबे टाइम तक अपने गन्ने में पानी ना भरा रहे तो हम अच्छी पैदावार गन्ने से ले सकते हैं। और चौथा टॉपिक जो मैंने अभी बताया, मिट्टी की जांच करवा लें, और मिट्टी की जांच के बाद में
अपना जो मिट्टी का प्रबंधन है उसे करें। अगर आपको लगता है उस क्षेत्र में पहले से ही कुछ फसल ऐसी रही है जिसके जो बीमारी आई हुई थी या कुछ है, तो उसी अनुसार हम मिट्टी की जांच करवाने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा से अपनी मिट्टी को भी शोधित कर सकते हैं, जिससे बीमारी के चांस भी कम हो जाते हैं। और सबसे लास्ट वाला प्रबंधन है कीट एवं बीमारी। जो गन्ने की फसल है उसमें जैसे 0238 वैरायटी या गन्ने की और फसल की भी बात करते हैं, उसमें बीमारी भी उसी हिसाब से आती है, क्योंकि अगर हमें पहले से पता रहेगा इस गन्ने की फसल में किस टाइम पे कौन सी बीमारी आती है, तो हम उसका पहले से ही उपचार कर लेंगे तो बीमारी के चांस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। और गन्ने को सबसे ज्यादा जो हानि कीट में देखा जाए वो आपका सुंडी हो जाती है, और सुंडी की स्टेज ही 4 से 5 बार अपना गन्ने की फसल में आती है, जिसे हम अर्ली सूट बोरर बोल सकते हैं, टॉप बोरर बोल सकते हैं, सूट बोरर बोलते हैं, फिर टॉप, इसी तरीके से 4 से 5 बार वो हमारी गन्ने की फसल में आता है और काफी हद तक क्षति पहुंचाता है। तो आप इसका प्रबंधन रखोगे, 5 रूल्स अप्लाई करोगे तो अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में अभी तक आपने ये तो बताया कि कैसे पोषण प्रबंधन का ध्यान रखना है, लेकिन क्या यारा फर्टिलाइजर द्वारा शरतकालीन गन्ने के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई और भी तकनीकी मार्गदर्शन या समाधान आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहनों को? जैसे कि किसान भाइयों, गन्ने की फसल हमारी C4 प्लांट बोला जाता है, यानी कि इसकी पत्ती चौड़ी होती है। जो भी हम आम फसलें लगाते हैं, आपने देखा होगा मक्का और गन्ने की जो पत्ती होती है और फसलों से चौड़ी होती है, इसे हम C4 प्लांट बोलते हैं। और इसी हिसाब से इसे हमें पोषण प्रबंधन भी करना होता है। गन्ने की जो शरदकालीन बुआई हम करते हैं, इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा लंबा होता है, जो फरवरी मार्च में हम लगाते हैं, पर पैदावार भी 25 से 30% इससे हमें ज्यादा मिलती है। तो उसी हिसाब से हमें गन्ने का पोषण प्रबंधन करना चाहिए। और आप भी जानते हैं जितना अच्छा पोषण प्रबंधन रहेगा तो उस खेत में बीमारी और कीड़े के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो बीमारी लगती है वो कमजोर चीज को ज्यादा लगती है। अगर हमने गन्ने की रेसिस्टेंट को अच्छा डेवलप कर दिया, अच्छा पहले से ही तंदुरुस्त होके चल रहा है, तो उसमें बीमारी आने के चांस भी कम हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आपने यूरिया ज्यादा डालते जा रहे हैं, उसकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी बढ़ेगी, बीच में गैप रह जाएगा, तो वो गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा तो बीमारी के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, तो वो हमारा असंतुलित पोषण ही हो गया ना। तो उसमें यारा एक संतुलित पोषण पे ही काम करती है, और हम किसानों को भी फील्ड में जाके बताते हैं कि किस टाइम पे हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे हम बुआई में, मैंने बताया था, बुआई के समय यारा मिला कॉम्प्लेक्स आप 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से, साथ में 25 किलो यूरिया, DAP 50 किलो, पोटास 50 किलो और 5 किलो सल्फर, इसको अप्लाई करें। यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो NPK ग्रेड में ही आता है। इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके अलावा 6 सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आपको एक ही न्यूट्रिशन में नॉन न्यूट्रिशन मिल जा रहे हैं, तो एक अच्छा फर्टिलाइजर है। और जो आप DAP या NPK डालते भी हैं, वो उसकी घुलनशीलता 40% होती है, इसकी घुलनशीलता 95% है। तो शुरुआत में जितना अच्छा घुलने वाला फर्टिलाइजर हमारे पौधे को मिलेगा, तो उतना ही शुरुआती स्टेज में जड़ों का विकास अच्छा होगा, और जितनी अच्छी सेकेंडरी रूट बनेगी, जिसे हम रुएदार जड़ें भी बोलते हैं, उतना ही पौधा हमारा अच्छे कल्ले लेके आएगा। और शुरुआत में जितने अच्छे कल्ले बनते हैं वही आगे जाके तंदुरुस्त गन्ने बन के आते हैं। जो कल्ले बाद में फूट के आते हैं मार्च या अप्रैल में, वो अच्छा गन्ना बन ही नहीं पाता। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स हम गन्ने में 2 टाइम बताते हैं, एक तो बुआई में, और जब गन्ना हमारा 100 या 110 दिन का हो जाए उस टाइम पे देना होता है, यानी कि जो हम फरवरी वाली बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो हम फरवरी या मार्च में अपना लेके जाते हैं। तो इसमें 25 किलो आपका यारा मिला कॉम्प्लेक्स हो गया 100 से 110 दिन वाली स्टेज पे। फिर इसी टाइम पे 25 किलो नाइट्राबोर हो गया, यारा लीवा नाइट्राबोर। इसमें कैल्शियम होता है यारा लीवा नाइट्राबोर में, साथ में बोरोन होता है, और ये बोरोनेटेड कैल्शियम बोला जाता है, जो ट्रोपिकोट विधि से बनाया जाता है।
यानी कि और साथ में इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन भी है। नाइट्रेट फॉर्म एक ऐसी होती है जो बना बनाया भोजन है। जो भी हम यूरिया डालते हैं पौधा उसे पहले एमाइड फिर अमोनिया नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, पर इसमें नाइट्रेट फॉर्म में पहले से ही है, तो पौधे को बना बनाया नाइट्रेट मिल जाता है, बोरोन मिल जाता है। और कैल्शियम का मेन रोल यही होता है, जो हम कोशिकाएं जो बनी हुई है उसके बीच में जो गैप होता है उसको भरने का भी काम करता है। और जो कुछ गन्ने में आपने देखा भी होगा, जब हम गन्ने को बीच से काटते भी हैं तो उसमें थोत रह जाती है, यानी कि उसकी सेल प्रॉपर नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से उसमें खोखलापन या थोत रह गई। तो जब हम उसमें अच्छा कैल्शियम डाल देंगे तो गन्ने का जो सेल के बीच में गैप है वो अच्छा भरेगा और गन्ना हमारा बढ़िया बन के आएगा, जिसे बोलते हैं गन्ना निकले लट बराबर, वो हम बोल सकते हैं। साथ में 35 किलो यूरिया डाल सकते हैं उसी टाइम पे। और इसके साथ में हमें एक जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हमें खेत में 100 से 110 दिन में देना चाहिए। और जो फिर उसके बाद में 150 से 160 दिन पे 11 लीवार नाइट्राबोर की डोज 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से और साथ में 35 किलो यूरिया मिला के देना है। और 170 से 180 दिन पे अपना 35 किलो यूरिया हमें देना है। यानी कि यूरिया जो हमें देना है वो हमें 5 टाइम देना है। पहला जो यूरिया देना है बुआई के टाइम पे 25 किलो, दूसरा यूरिया देना है 35 से 40 दिन पे 35 किलो, और 100 से 110 दिन में 35 किलो, फिर 150 से 160 दिन में 35 किलो और 170 से 180 दिन में 35 किलो, ये हमें यूरिया देना है। और इसी टाइप से 11 लीवार नाइट्राबोर मैंने बताया 2 टाइम देना है, 100 से 110 दिन में और 150 से 160 दिन में, और 11 मिला कॉम्प्लेक्स बुआई में और 100 से 110 दिन में। तो ये हमारा एक शेड्यूल रहता है गन्ने की फसल में जो हम देते हैं। और इसी गन्ने की फसल में हम अपना जिंक की भी जरूरत रहती है। ज्यादातर किसान 33% जिंक यूज करते हैं, पर जब हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे हमें उसकी देने की नीड भी थी, क्योंकि जिंक की कमी हमारे खेतों में पाई भी जाती है और हमें अच्छी क्वालिटी वाला जिंक देना चाहिए। तो यारा ने उस पे एक जिंक ऑक्साइड फॉर्मुलेशन में दिया है, जिसमें 39.5% जिंक होता है। और ये दोनों टाइप का आता है, यूरिया में मिला के भी छिट्टे देने वाला होता है और स्प्रे वाला भी होता है। जो यूरिया में मिला के देना होता है, आप जैसे अपना 33% मिलाते भी होंगे यूरिया में, उसका अच्छे से मिलन नहीं होता, क्योंकि जब हम छिट्टा मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका छिट्टा प्रॉपर नहीं आता, आपका यूरिया दूर तक चला जाता है, जिंक आपका पास में गिरता है। जो जिंक ऑक्साइड में प्रोकोट के नाम से आता है, ये हर दाने पे अच्छे से कोट हो जाता है और जब हर दाने पे आपका जिंक लग जाएगा तो जहां भी आपका दाना जा रहा है तो वहां पे आपका जिंक पहुंच जाएगा। यानी कि एक तरीके से आपका छिट्टा यूनिफॉर्म साइज में आता है। और अपना 2 टाइम हमें जिंक की जरूरत रहती है गन्ने में 100 से 110 दिन में, और जो आपका गन्ने के बुआई के 35 से 40 दिन में प्रोकोट देना होता है। और इसी तरीके से आपका 40 से 45 दिन में एक बोरोन का भी हमें स्प्रे अपने गन्ने में देना चाहिए। बोरोन का स्प्रे पोरी बनाने के लिए या बीच में कुछ गैप रह जाए उसकी फिलिंग के लिए, बोरोन की कमी से पत्तियां ऊपर से भी सुखड़ी हुई दिखाई देती है, ये थोड़े से सिम्टम होते हैं। तो हम इस तरीके से पोषण प्रबंधन अपनी शरदकालीन गन्ना में कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन गन्ने से लेंगे। ऐसे में खाद डालते समय पानी का उचित प्रबंधन क्यों जरूरी है? जब हम कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं या कोई भी यूरिया जैसे डालते हैं तो उस टाइम पे नमी होना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे खेत में अच्छे नमी रहेगी तो वो फर्टिलाइजर भी तभी काम करना स्टार्ट करता है। अगर हम किसी वजह से बिना नमी वाले खेत में यूरिया डाल देते हैं या सही से सिंचाई नहीं किए हुए होते तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है, अमोनिया होता है। वो अमोनिया नमी में ही हमारे पौधे को फायदा देता है। अगर सूखे में हम इसे डाल देंगे यूरिया को या नाइट्रोजन को देते हैं तो हमारी फसल पे उसका गलत प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पत्तियां सुखड़ जाती है, जल जाती है। तो हमें सिंचाई का भी सही तरीके से करनी चाहिए, हमें सिंचाई और पानी भी हमें गन्ने को मैंने बताया जल भराव नहीं करना है, हल्का पानी देना है, चाहे वो थोड़े टाइम बाद देते रहो, ज्यादा जल भराव ना करें गन्ने में भी, तो नमी बनाए रखें, ज्यादा अच्छा रहता है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी है विक्रम जी। और इन्हीं अच्छी जानकारियों के साथ अब हमें समय भी ज्यादा इजाजत नहीं देता है बात करने की। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो चुका है कि फरवरी के महीने में किया गया संतुलित पोषण प्रबंधन ही शरतकालीन गन्ने की अच्छी बढ़वार, साथ ही साथ बेहतर उपज और अधिक रिकवरी की नींव रखता है। अगर हमारे किसान भाई बहन सही पोषक तत्वों का चयन करें, मिट्टी परीक्षण कराएं और सिंचाई का संतुलित ध्यान रखें, उसे बनाए रखें, तो गन्ने की खेती कहीं अधिक लाभकारी बन सकती है। यही जानकारी आज हमारे इस कार्यक्रम किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में हमारे विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, उन्होंने हमें दी है। बहुत अच्छी डिटेल में आपने जानकारियां दी हैं। विक्रम जी, एक बार फिर से तहे दिल से हमारे सभी किसान भाई बहन और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते किसान भाई बहनों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप संतुलित खाद प्रबंधन, पानी की पोषण प्रबंधन, इन चीजों को अप्लाई करके एक कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आधुनिक तकनीकी अपना के अच्छा पैदावार करोगे तो कहीं ना कहीं वो देश की ग्रोथ में भी सहयोग करता है। बिल्कुल, और आप जैसे अच्छे विशेषज्ञ हैं जो सही और सटीक जानकारी देकर हमारे देश को, हमारी खेती को उन्नत बना रहे हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। पूजा को दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे एक नए कृषि विषय और उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सजग किसान बनिए, उन्नत खेती करते रहिए और जुड़े रहिए आप ही की अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज के साथ। पूजा की ओर से नमस्कार।